Good morning students, welcome back again in our video sessions, revision videos of term 1 syllabus. Now in this series today we are going to start our chapter number 10, that was transport of substances in animals and the plants. Okay, so I believe that you all know this chapter, you all know what's the meaning of this heading, transport of substances in the animals and the plants. So now in this chapter we will come to know about that how the transportation system will be takes place in the plants as well as in the animals, okay, and how they both are going to manage it. These all the things, all the technicalities behind this transportation system we will come to know under this in this chapter. Okay, so now let's have a start. Let me introduce you the first topic, that was transport of substances. Transport of the substances. Now, in this topic, you have to know what was the importance of transportation. Transportation plays a very important role, because without transportation, the living organisms would not be able to survive. Okay, since I am an animal, I am a living organism. Okay, but I am not a plant. I am an animal. I am a well-developed animals, but I am an animal. Okay, transportation system plays a very important role in my body, because all the cells of my body, all the systems of my body, all the processes, all the body organs, okay, different organ systems, they all are required to be in touch with each other, and they all want to work in coordination. That coordination will be maintained by this transportation system. This transportation will bring all the systems to be in touch with each other. If anything wrong will be done in any single system, then ultimately the impact will be on all the systems. Okay, so this was the importance ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में इम्पोर्टेंस कि मतलब मैंने अभी आप लोग को ये बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है. ओके भाई, आप पढ़ रहे हो ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, इसकी ज़रूरत क्या है. ठीक है, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी के सारे सेल्स, सारे फंक्शंस आपस में जुड़ करके रहना चाहते हैं. हमारी पूरी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है. बहुत सारे सिस्टम्स अपना अलग अलग काम करते हैं, लेकिन किसी भी एक सिस्टम में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स पे पड़ेगा. ठीक है ना. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ, तो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ से ट्रांसपोर्ट इन द एनिमल्स. अगर मैं एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं और एनिमल्स को उनके नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर डिवाइड करूं, तो एनिमल्स के टू पार्ट्स होंगे, दैट वाज द मल्टीसेलुलर एंड द यूनिसेलुलर. मल्टीसेलुलर एंड द यूनिसेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन सेल्स. द एनिमल्स दोज हु आर हैविंग मोर देन वन सेल, दे विल बी कॉल्ड एज अ मल्टीसेलुलर, एंड द एनिमल्स दोज हु आर हैविंग only single cell, they will be called as a unicellular. Now in the case of multicellular we need transportation system. बात को समझो बेटा. यूनिसेलुलर का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, they all don't know and they don't need any type of transportation system. इनकी बॉडी में किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्यों? क्योंकि इनके पास केवल एक ही सेल है. इनको जो लेना होता है वो एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, जो देना होता है वो एटमॉस्फेयर को दे देते हैं. ठीक है, O2 चाहिए, एटमॉस्फेयर से ले लिया. CO2 वापस देना है, एटमॉस्फेयर को दे दिया. फूड लेना है, एटमॉस्फेयर से ले लिया, सॉइल से ले लिया, लैंड सरफेस से ले लिया. एक्सक्रीशन करना है, बाहर निकाल दिया. प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है मल्टीसेलुलर एनिमल्स के अंदर, जहाँ पर सारे सेल्स को अपने अंदर का CO2 बाहर निकालना है, बट ऑल द सेल्स आर नॉट एक्सपोज्ड टू द एयर. यूनिसेलुलर के केस में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, देयर सेल्स आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में उनके सेल्स एक्सपोज्ड थे. लेकिन मल्टीसेलुलर के केस में, मल्टीसेलुलर मतलब कौन? मैं. अब मेरा एग्जांपल लो, मेरे बॉडी के सारे सेल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड नहीं है,
और प्रैक्टिकली कभी होंगे भी नहीं। तो बिना एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हुए सारे सेल्स के सारे काम होना, इसके लिए मुझे सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आई नीड सिस्टम, ठीक है ना। दैट वाज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है मल्टीसेलुलर अंदर के अंदर, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस दोनों के अंदर होगा, मल्टी के अंदर भी होगा और यूनि के अंदर भी होगा। दैट वाज मल्टीसेलुलर एज वेल एज द यूनिसेलुलर, ठीक है ना। नाउ ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन, अभी हमारी बात कर रहे हैं भाई, हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द ब्लड। वी ऑल नो वेरी वेल, ब्लड इज द वेरी एफिशिएंट फ्लूइड विच ऑलवेज कीप ऑन रोटेटिंग इन आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। तो हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से लगातार ब्लड हमारे बॉडी में पंप करता रहता है, मतलब हार्ट हमारे बॉडी को हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में लगातार जाता रहता है और वहाँ के CO2 को लेकर के हमारे लंग्स में आता रहता है और हमारे लंग्स से ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू वो CO2 बाहर निकलती रहती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स, हमारे बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, उन सभी को आपस में कोऑर्डिनेशन में मेंटेन करता है। कौन? दैट वाज द ब्लड, ठीक है। अब देखो थोड़ा ब्लड के अंदर देख लेते हैं। ब्लड को बनाता कौन है? WBC, RBC एंड द ब्लड प्लेटलेट्स। WBC ये क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एंटीजन दैट वाज फॉरेन पार्टिकल, डिजीज कॉजिंग एजेंट। हर तरह का वो एजेंट जो मुझे बीमार करना चाहता है, अगर वो मेरे बॉडी में एंटर हो गया तो मेरे बॉडी के WBCs उसको खोजेंगे पूरी बॉडी में कहाँ है वो, और खोज करके उसको खत्म कर देंगे अगर पॉसिबल है तो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर आपने किसी तरह के डिजीज की वैक्सीन ली हुई है तो वो डिजीज आपको इसलिए नहीं होगी क्योंकि उस वैक्सीन ने आपके WBC को सिखा दिया है कि उस बीमारी के साथ कैसे लड़ना चाहिए। तो आपका WBC जानता है कि कैसे लड़ना चाहिए, तो जब वो आएगा तो वो लड़ लेगा, ठीक है ना। दैट वाज द वर्क ऑफ WBC। नाउ कम ऑन द RBC। RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द रेडनेस ऑफ द RBC? याद रखो बच्चों, हमारी बॉडी देखो, अभी हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द ह्यूमंस, सो आई वुड लाइक टू मोर फोकस ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, ओके। So as far as the RBCs are concerned, the name is red blood cells. Now the question, why the name red has been given to it? हमने इसको रेड नाम क्यों दिया? जब कभी भी हमारे बॉडी का ब्लड बाहर निकलता है तो वो हमेशा रेड होता है। वो कभी भी, अच्छा, WBC का कलर कैसा होता है? वाइट। वाइट मतलब पेल येलो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। जबकि RBC का कलर कैसा होता है? रेड। RBC का काउंट हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। RBC के बारे में बच्चों आप लोग कुछ बातें सुन लो। RBC का कलर कैसा होता है? रेड, इसलिए हमने उसको नाम दिया है रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। इस पिगमेंट का काम क्या है? टू मेक अ कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन एंड टू कैरी इट फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड मेक combination with CO2 from different body parts to lungs, means transport of gases। transport of gases का काम करता है कौन? हेमोग्लोबिन। कहाँ मिलता है ये? RBC के अंदर, ओके। नेक्स्ट थिंग, RBC looks like red in color, why? because of hemoglobin। hemoglobin is the iron containing pigment। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है और उस आयरन की वजह से RBC का कलर कैसा होता है? रेड। बात समझ में आई? दैट्स ऑल। नेक्स्ट नंबर, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हेनेवर द पीपल्स विल गेट इंजर्ड। जब कभी भी आपको चोट लग जाती है या फिर कहीं कट जाता है, आपके बॉडी से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है, तो उस केस में जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो काम आते हैं, ठीक है ना। So these were the three components, those who combine together to make the blood, okay। अब देखो, अगर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो हमें ब्लड वेसल्स की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्लड को फ्लो होने के लिए हमें कुछ
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, दैट विल बी कॉल्ड एज अ वेसल्स, ब्लड वेसल्स। सी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में कितने तरह की हैं? 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बेसिकली तो 2 तरह की हैं, एक आर्टरी और एक वेन्स। जिसमें आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज आर हैविंग द प्योर ब्लड whereas veins are having the impure blood। ओके, जहां तक कैपिलरीज का सवाल है, कैपिलरीज दोनों में होंगी, आर्टरीज में भी होंगी और वेन्स में भी होंगी। ओके, तो हमारे हार्ट से प्योर ब्लड जब निकलता है तो आर्टरीज में जाता है, फिर आर्टरीज से होता हुआ वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स उस ब्लड का ऑक्सीजन यूज कर लेंगे और अपना CO2 उसमें दे देंगे, तो वो इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योर होने के बाद फिर वो वेन्स में जाएगा, फिर वेन्स में होने के बाद फिर वो हमारे हार्ट में आता है। हमारा हार्ट फिर से उसको पंप करेगा तो लंग्स में आएगा, फिर लंग्स से आप CO2 बाहर निकाल दोगे और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में दे दोगे, तो फिर से ये हमारे हार्ट में जाएगा और हार्ट को फिर से पंप करेगा। ये प्रोसेस लगातार हमारे बॉडी में चलती रहती है, जिसकी वजह से लगातार हम फ्रेश फील करते रहते हैं। ठीक है, नाउ सी हार्ट, द मेन टॉपिक, दैट वाज द हार्ट। देखो बच्चों, बेसिकली एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे बॉडी में गॉड ने हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट दिया है। ठीक है, दैट वाज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं कुछ बातें आप लोग को बता रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। जहाँ तक ब्लड का पंपिंग एक्शन का सवाल है, ब्लड को पंप करना इन चारों चैम्बर का काम नहीं होता, केवल 2 चैम्बर इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ओनली 2 चैम्बर्स विल बी इन्वॉल्व इन द पंपिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा तो लंग्स में जाएगा। ठीक है, ऊपर के चैम्बर्स में यहाँ पर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा, यहाँ पे हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ से वो लंग्स में जाएगा, और यहाँ का प्योर ब्लड जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैम्बर because this is the chamber from where the pure blood will be pumped in the different body parts of the human being। Okay, now you all can realize that this chamber will pump the blood from here to different body parts, then this chamber will feel a lot of pressure because of the pumping action. That's why the wall of the left ventricle will be thickest among all the 4 chambers of the heart। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स के वॉल्स के कंपैरिजन में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होंगी वो सबसे ज़्यादा थिक होंगी उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है, हाँ, पंपिंग एक्शन कौन करता है? केवल 2 चैम्बर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पंपिंग एक्शन केवल और केवल वेंट्रिकल से होगा। ऑरिकल्स केवल ब्लड को कलेक्ट करते हैं, पंप नहीं करते हैं। पंप कौन करता है? वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल लंग्स में पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप करता है। ठीक, नाउ सी नेक्स्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगा बच्चों? क्योंकि देखो, अगर आप अपनी बात करो, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करते हो, तो हमारे अंदर तो गॉड ने हार्ट दिया हुआ है पंप करने के लिए, कि भाई हमारे अंदर पंपिंग एक्शन को परफॉर्म करने वाला एक बॉडी ऑर्गन है, दैट वाज द हार्ट। ठीक है, तो चलो हार्ट से हम पंपिंग एक्शन को परफॉर्म कर देंगे। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट के अंदर तो कोई हार्ट नहीं है, तो वहाँ पर पंपिंग एक्शन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। ओके, तो ट्रांसपिरेशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बेटा। ठीक है,
देखो, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से प्लांट अपने अंदर के वाटर को इवापोरेट करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसकी वजह से अंदर प्लांट के अंदर वाटर की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट और ज़्यादा वाटर को नीचे से एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये एक सीरीज बन जाती है कि एक तरफ से वाटर लगातार इवापोरेट हो रहा है और दूसरी तरफ से लगातार वाटर अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये एक सीरीज बन जाता है लगातार। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन इन ऑर्डर टू अलाउ द वाटर टू कम फ्रॉम द सॉयल टू द प्लांट, कि मतलब सॉयल से वाटर ऑटोमेटिक प्लांट में कैसे आ जाए, बिकॉज ऑफ द इवापोरेशन दैट विल बी डन बाय द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है? इट इज द इवापोरेशन ऑफ वाटर सरफेस, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीफ से वाटर को इवापोरेट होना, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन एक तरह का पुल जनरेट करता है, उस पुल की वजह से, उस खिंचाव की वजह से हमारे सॉइल में एग्जिस्ट करने वाला वाटर लगातार हमारे प्लांट्स में आता रहता है, ठीक है। चलो, ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, फिनिश हो गया। देखिए नेक्स्ट नंबर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या था? एक्सक्रीशन इन द ह्यूमंस, एक्सक्रीशन इन द एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। देखो, यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगेन द रीज़न इज सेम, जो रीज़न मैंने आप लोगों को पहले बताया था वही वाला रीज़न है, क्योंकि उनका सेल दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम द सिंगल सेल। Unicellular organisms are made up of from the single cell. They don't need to put their excretory material into the blood. No, their cell is exposed to the atmosphere. उनको जो देना होगा वो सीधे एटमॉस्फेयर में देंगे, उनको जो लेना होगा वो एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, क्योंकि उनका एक सेल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी के सेल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड नहीं है, ठीक है बच्चों। इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, प्रोसेस तो होता ही है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस तो होगा, लेकिन उस प्रोसेस को करवाने के लिए मुझे सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करो तो हमारे अंदर एक्सक्रीशन कई तरह से होता है। बाय एयर, अगर आप एयर की बात करो तो हम CO2 विच वॉज हार्मफुल गैस फॉर द ऑल द एनिमल्स, उसको हम बाहर निकालते हैं और O2 को अंदर लेते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हो कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई हॉटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, सिंस आई एम द ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में गॉड ने हमारे स्किन के जस्ट नीचे कुछ ग्लैंड्स दिए हैं, दे विल बी कॉल्ड एज अ स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ज़रा से भी अगर हीट हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करना चाहेगी तो तुरंत हमारे बॉडी के वाटर को हमारे बॉडी के स्किन के सरफेस पे रिलीज कर देती है, जिससे कि एटमॉस्फेरिक हीट का इम्पैक्ट मेरे बॉडी के सेल्स पे ना पड़े, मेरे बॉडी और एटमॉस्फेरिक हीट के बीच में वाटर आ जाता है, ठीक है ना। तो वो वाटर अपने आप को इवापोरेट कर देता है, लेकिन मेरे बॉडी के सेल्स को डैमेज होने नहीं देता। दिस इज द रीज़न कि गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर आपके बॉडी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन आपके बॉडी का स्वेट ग्लैंड आपके बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा है। कैसे? आपके बॉडी के वाटर को सरफेस पे रिलीज करके। अगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को लगातार अगर स्वेट ग्लैंड्स लगातार आपके बॉडी के वाटर को निकाल करके स्वेट ग्लैंड्स पे सरफेस पे रिलीज करते रहेंगे तो आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है ना। देन यू विल फील थर्स्टीनेस, आपको प्यास लगेगी। दिस इज द रीज़न कि गर्मियों में हमें ज़्यादा प्यास क्यों लगती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, किडनी। वी ऑल नो वेरी वेल दैट यूरिनेशन in the form of urine, the extra water which was not needed to our body,
एंड उस वाटर के साथ साथ और भी कई तरह के केमिकल्स होते हैं, यूरिया होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में नहीं होती, ठीक है ना। तो दे ऑल विल बी आउट फ्रॉम द बॉडी विद द हेल्प ऑफ किडनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वाज द डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल किडनी। हालांकि किडनी कभी आर्टिफिशियल नहीं होती। दिस इज द मशीन विच विल प्ले द रोल ऑफ डायलिसिस। In our India, we are having a lot of peoples. Now some of the peoples or large number of peoples are having the complaints that the kidneys are not working properly. I want to inform to all of you बच्चों कि भगवान ने हमें 2 किडनियाँ दी हैं, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी के सहारे कोई भी आदमी अपना पूरा जीवन आराम से गुजार सकता है। A single people can spend its full life without any problem only with a single kidney. But even though the God has given us 2 kidneys, ठीक है, फिर भी गॉड ने हमें 2 किडनियाँ दी हैं। ओके, अगर किसी की दोनों किडनियाँ काम नहीं कर रही, then that people need dialysis. That was external support system, the system which will work like a kidney. ठीक है, तो वो एक मशीन होती है, डायलिसिस हमें करवाने के लिए जाना पड़ता है। ओके, तो दिस इज द मशीन which will work like a kidney. Okay, that's all. नेक्स्ट नंबर एक्सक्रीशन इन द प्लांट। अगर आप प्लांट्स की बात करो, ये तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात कर ली कि भाई ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन होता है, अच्छी बात है भाई, होना चाहिए, वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हमारे साथ साथ प्लांट्स भी तो हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है, देखिए एक्सक्रीशन इन द प्लांट्स, इसमें CO2 and O2, बिल्कुल सही बात है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को निकालते हैं, वैसे ही वो लोग CO2 को लेते हैं और O2 को निकालते हैं। तो O2 उनके लिए एक्सक्रीटरी गैस है और हमारे लिए CO2 एक्सक्रीटरी गैस है, इसलिए हम CO2 को निकालते हैं और वो O2 को निकालते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, एक्सेस ऑफ H2O, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में देखो तो ठंड के मौसम में तो चलो ठीक है, वो तो DO होती है, लेकिन बरसात के मौसम में अगर आप किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई कर रहे हो तो वो प्लांट अपने अंदर के एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को ड्यू के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, वो निकाल देता है। उनके पास अपने कुछ ट्यूब्स वगैरह होते हैं, उन ट्यूब से वो एक्स्ट्रा वाटर को पुल आउट कर देते हैं। पुल इन करने के लिए तो जाइलम रहता है, पुल आउट करने के लिए भी उसी के कुछ पार्ट्स वगैरह को वो यूज़ करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ H2O को प्लांट अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, ठीक है, अगर एक्सेस होगा तो। और ये चांसेस कभी भी, ये वाले चांसेस कभी भी समर डेज में नहीं होते, हमेशा विंटर और रेनी डेज में होंगे, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, एक्सेसिव सॉल्ट। एक्सेसिव, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी प्लांट को किसी एक ऐसे एरिया में लगा दिया या किसी एक ऐसी सॉइल में लगा दिया जहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, तो जब आप उस प्लांट को वाटर दोगे तो वो सॉल्ट उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा और डिज़ोल्व होकर के प्लांट के अंदर पहुँच जाएगा, लेकिन प्लांट को उस सॉल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उसको अपने अंदर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। फोर्थ नंबर दैट वाज गम, रेजिन्स एंड द लैटेक्स। अब देखो बच्चों, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्लांट्स होते हैं, कई तरह के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पर आप लोगों ने कई बार कुछ गोंद की तरह रेड कलर का कुछ बेकार सा चिपका हुआ कुछ स्टिकी सब्सटेंस अगर कभी देखा हो तो, नहीं देखा है तो अब से देखना, कई बार होता है। दैट वाज द गम्स, रेजिन्स एंड द लेटेक्स। ये सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट के लिए बेकार है लेकिन हमारे लिए यूज़फुल है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं, गम्स का, रेजिन्स का और लेटेक्स का, ठीक है। लेकिन प्लांट के लिए क्या है? दैट वाज एक्सक्रीशन, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों पूरा एक आउटलुक था आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन वीडियो, दैट वाज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द एनिमल्स इन द प्लांट्स, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया है। इस वीडियो में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप सभी लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप पे क्वेश्चंस पूछिए। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे पढ़ा देने से काम नहीं होगा, मेरे पढ़ाने के बाद आप भी अपने अपने घरों में पढ़ो तो होगा। मैं यहाँ से फिनिश कर दूँ तो ऐसा नहीं होगा, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली
आप उसको इम्प्लीमेंट तभी कर पाओगे जब आप अपने अपने घरों में पढ़ोगे। दैट्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, तो बी एट द होम, बी सेफ एंड बी रेगुलर विथ योर स्टडीज। और हाँ, अभी आने वाले दिनों में कुछ छुट्टियां मिलने वाली हैं आप लोगों को, तो इसका पूरा पूरा यूज़ कीजिएगा। ओके, शैतानियाँ कम, थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि उसके बाद दोबारा से आपके PA1 शुरू होने वाले हैं। ओके, सो लेट्स हैव अ फिनिश दिस चैप्टर। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।